हेलो एंड वेलकम। जनवरी 2025 का करंट अफेयर रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इनमें से हमारा कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको इन सभी बैचेस का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ज़रिए आप जाके इन बैचेस में ज्वाइन हो सकते हैं या आप हमारे कोऑर्डिनेटर को इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जे एंड के करंट अफेयर 2025 जनवरी का। आपके स्क्रीन पे सबसे इम्पोर्टेंट आज के वीडियो का जो करंट अफेयर है वो है जम्मू रेलवे डिवीजन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जम्मू रेलवे डिवीजन एक नया रेलवे डिवीजन बनाया गया नॉर्दर्न रेलवेज़ के अंदर। आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, आप देख लीजिए। इंडिया में 17 ऑपरेशनल रेलवे जोन्स है। इन 17 रेलवे जोन्स में जो यहाँ पे आपके नॉर्थर्न साइड से नॉर्दर्न रेलवे जोन है, यही नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर आपका जे.एंड.के का रेलवे आता है। अब यहाँ पे सुन लीजिए, समझ लीजिए इस बात को। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है, इस रेलवे जोन के अंदर 6 रेलवे डिवीजन्स आते हैं, 6 रेलवे डिवीजन्स आते हैं। पहले 5 ही रेलवे डिवीजन आते थे, लेकिन अभी जो ये जम्मू रेलवे डिवीजन नया बनाया गया उसकी वजह से अभी 6 रेलवे डिवीजन्स आते हैं। कौन कौन सा रेलवे डिवीजन इसके अंदर आता है? अंबाला रेलवे डिवीजन, दिल्ली रेलवे डिवीजन, फिरोजपुर रेलवे डिवीजन, लखनऊ रेलवे डिवीजन, मुरादाबाद रेलवे डिवीजन और जम्मू रेलवे डिवीजन जो अभी जनवरी 2025 में बनाया गया। ओके, जम्मू रेलवे डिवीजन से पहले जम्मू एंड कश्मीर के रेलवेज कौन से डिवीजन के अंदर आते थे? तो याद रखना, फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के अंदर आते थे जे.एंड.के रेलवेज। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, सुन लीजिए। जम्मू रेलवे डिवीजन जो नया रेलवे डिवीजन इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कब किया इनॉग्रेट या कब ये बना? 6 जनवरी 2025 को। हेड क्वार्टर कहाँ है? जम्मू में ही। टोटल इंडिया में जितने भी डिवीजन्स हैं, जम्मू रेलवे डिवीजन लेटेस्ट रेलवे डिवीजन है, 70th नंबर पे ये रेलवे डिवीजन इंडिया के अंदर बनाया गया। वो बात अलग है, नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर जब जो ये अभी आता है, नॉर्दर्न रेलवे जोन की अगर हम बात करें तो 6 ही रेलवे डिवीजन आते हैं, 6 रेलवे डिवीजन। पहले 5 ही रेलवे डिवीजन थे, अभी ये जो 6th रेलवे डिवीजन आया तो 6 रेलवे डिवीजन अभी नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर आते हैं। लेकिन टोटल इंडिया में 70th नंबर का ये रेलवे डिवीजन है जम्मू रेलवे डिवीजन। ओके, अच्छा, जम्मू रेलवे डिवीजन की जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ है, कौन कौन से रेलवे लाइंस या रेलवे स्टेशंस इस जम्मू रेलवे डिवीजन के अंदर आते हैं? एक तो एंटायर जे.एंड.के के रेलवे स्टेशंस या रेलवे लाइंस, वो सारे जम्मू रेलवे डिवीजन के अंदर आते हैं। और पंजाब के कुछ पार्ट्स और हिमाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स, तो पूरा जे.एंड.के का रेलवे, पंजाब के थोड़े से पार्ट्स और हिमाचल प्रदेश के थोड़े से पार्ट्स, ये सारे आते हैं जम्मू रेलवे डिवीजन के अंदर। ओके, अब यहाँ पे जम्मू रेलवे डिवीजन, अभी ये नया डिवीजन बनाया गया। इसमें जो ये पहला जम्मू डिविजनल रेलवे मैनेजर बनाया गया, उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ई श्रीनिवास। याद रखना, जम्मू रेलवे डिवीजन का पहला DRM डिविजनल रेलवे मैनेजर जो बनाया गया, ई श्रीनिवास। ओके, टोटल रेलवे नेटवर्क जम्मू रेलवे डिवीजन का कितना है? 742 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क है। रेलवे लाइंस कितने हैं जम्मू रेलवे डिवीजन के अंदर? कितना रेलवे ट्रैक है? 742 किलोमीटर। ओके, जिसमें पूरा जे.एंड.के है, पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा और हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा। अच्छा, जे.एंड.के के रेलवेज जम्मू रेलवे डिवीजन से बनने से पहले, जम्मू रेलवे डिवीजन के बनने से पहले जे.एंड.के के रेलवेज कौन से रेलवे डिवीजन के अंदर आते थे? तो फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के अंदर आते थे, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला, फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के अंदर आते थे जे.एंड.के के रेलवेज। अब किसके अंदर आते हैं? जम्मू रेलवे डिवीजन के अंदर आते हैं। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर पे हम चलते हैं। ज़ड-मोर टनल इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ज़ड-मोर टनल जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। ज़ड-मोर टनल जो इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, यहां पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले, ये कश्मीर है, ये लद्दाख है। लद्दाख और कश्मीर के बीच में जो ये रोड जाता है, इस रोड पे दो इंपॉर्टेंट रोड टनल्स है, दो इंपॉर्टेंट रोड टनल्स है। एक है ज़ड-मोर टनल
और फिर दूसरा है जोजिला टनल लद्दाख की साइड। ओके, ज़ाडमोर टनल और जोजिला टनल। यहां पे याद रखना, ये जो ज़ाडमोर टनल है ये पूरा गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये जो जोजिला टनल है ये असल में वो टनल है जिसके एक साइड से कश्मीर आता है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, और दूसरे साइड से लद्दाख आता है कारगिल डिस्ट्रिक्ट। ओके, एक साइड से कश्मीर आता है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट और दूसरे साइड से कारगिल डिस्ट्रिक्ट आता है, मतलब लद्दाख आता है। तो जोजिला टनल ऐसी टनल है जिसके एक साइड में कश्मीर है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट और दूसरे साइड में लद्दाख है कारगिल डिस्ट्रिक्ट। अब थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया कि कश्मीर और लद्दाख के दरमियान ही ये ज़ाडमोर टनल और जोजिला टनल है। ये दो टनल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ज़ाडमोर टनल को बनाया गया, जोजिला टनल अभी नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी। अभी ज़ाडमोर टनल कंप्लीट हुई है और इनॉग्रेट की गई है कब? जनवरी 2025 में। इंपॉर्टेंट टनल है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। सुन लीजिए, ज़ाडमोर टनल जो है इसका और एक नाम है सोनमर्ग टनल। क्यों? क्योंकि ये सोनमर्ग में ही है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के सोनमर्ग एरिया में ये आपको मिलेगी। तो ये ज़ाडमोर टनल की लोकेशन कहाँ पे है? सवाल आ सकता है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एग्जैक्ट सोनमर्ग में, इसीलिए इसका दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज AK, मतलब ऑल्सो नोन एज सोनमर्ग टनल। सोनमर्ग को मीडो ऑफ गोल्ड बोलते हैं, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अब सुनना, जो ये ज़ाडमोर टनल है इसकी लेंथ है 6.5 किलोमीटर और ये 2 लेन रोड टनल है। मतलब कि जो ये ज़ाडमोर टनल है, ये जो टनल है ये 2 लेन वाली टनल है। 2 लेन मतलब इस टनल में यहाँ पे एक साइड से यहाँ से गाड़ी जाती है, दूसरे साइड से यहाँ से गाड़ी जाती है। तो कहने का मतलब ये है ये 2 लेन टनल है। अब ये 2 लेन टनल है, इतना याद रखा। अब सुनो यहाँ पे थोड़ा जूम करके अब आपको कुछ समझाता हूँ। ये जो ज़ाडमोर टनल है, एक साइड देखो, ये ज़ाडमोर टनल गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, लेकिन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम देखें तो ज़ाडमोर टनल के एक साइड से है गगनगीर जगह है ये, दूसरे साइड से है सोनमर्ग। ओके। अब याद रखना, ये जो गगनगीर से सोनमर्ग है ज़ाडमोर टनल, ये 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है। ये ज़्यादातर टनल सोनमर्ग में ही पड़ती है, इसीलिए इसको सोनमर्ग टनल भी बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं आपको एक बात, ये सोनमर्ग टनल या ज़ाडमोर टनल जो है ये कौन से नेशनल हाईवे का पार्ट है? किस नेशनल हाईवे पे ये टनल पड़ती है? तो याद रखना, ये पार्ट है नेशनल हाईवे 1 की नई नंबरिंग के हिसाब से। अगर हम नई नंबरिंग देखें, अच्छा, नेशनल हाईवे 1 नई नंबरिंग के हिसाब से कहाँ पे पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को ये कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे 1 नई नंबरिंग के हिसाब से। देखो बच्चा, 2010 में क्या हुआ, नेशनल हाईवे 1 बनाया गया। नेशनल हाईवे 1 न्यू मतलब न्यू नंबरिंग बनाया गया। किस किस को जोड़ के? ओल्ड नेशनल हाईवे 1A और ओल्ड नेशनल हाईवे 1D, इन दो को जोड़ के बनाया गया नेशनल हाईवे 1। ओल्ड नेशनल हाईवे 1A जो था वो ओल्ड नेशनल हाईवे 1A उड़ी से श्रीनगर चलता था। ओल्ड नेशनल हाईवे 1D श्रीनगर टू लेह चलता था। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है, ओल्ड नेशनल हाईवे 1D श्रीनगर टू लेह जो चलता था, यही इस पे ज़ाडमोर टनल था। अगर आपको सवाल आए, बताइए नई नंबरिंग के हिसाब से ज़ाडमोर टनल कौन से नेशनल हाईवे का पार्ट है या कौन से नेशनल हाईवे के ऊपर है? तो आपको बोलना है पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 1 नई नंबरिंग के हिसाब से। अगर सवाल आए ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से, बताइए कि नेशनल हाईवे ज़ाडमोर टनल ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है श्रीनगर टू लेह है, तो ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से नेशनल हाईवे 1D ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से, और नई नंबरिंग के हिसाब से नेशनल हाईवे 1। ठीक है ना, क्योंकि नेशनल हाईवे 1 नया जो है ना, वो असल में ओल्ड नेशनल हाईवे 1D और ओल्ड नेशनल हाईवे 1A को जोड़ के बनाया गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, ज़ाडमोर टनल की इनॉग्रेशन कब हुई? इनॉग्रेशन डेट है इसका 13 जनवरी 2025। ये ज़ाडमोर टनल बनाने का फ़ायदा क्या है? ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड लद्दाख। विंटर्स में ये रोड ब्लॉक होता था तो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी। अभी ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, पूरे साल में कनेक्टिविटी रहेगी, विंटर में भी अब कनेक्टिविटी रहेगी, रोड ब्लॉक नहीं होगा, जिसकी वजह से टूरिज्म में, विंटर टूरिज्म में बूस्ट मिलेगा। और डिफेंस पर्सनल जो बॉर्डर एरियाज पे खासकर डिफेंस का मूवमेंट होना चाहिए, वो इजीली विंटर में भी हो सकता है। तो इसका ये इंपॉर्टेंस
चांस है ज़ाडमोर टनल का बनने का। अब यहाँ पे ज़ाडमोर टनल को बनाया किसने? ज़ाडमोर टनल को कंस्ट्रक्ट किया NHIDCL, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये ज़ाडमोर टनल, अभी मैंने आपको बताया ज़ाडमोर टनल और जोजिला टनल कश्मीर और लद्दाख के बीच में ही है, तो ज़ाडमोर टनल नियर जोजिला टनल ही है। जोजिला टनल अभी तक नहीं कंप्लीट हुई, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। जोजिला टनल ज़ाडमोर टनल से काफ़ी बड़ी है, ये 14.15 किलोमीटर लॉन्ग है। कश्मीर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट को ये कनेक्ट करती है लद्दाख करगिल डिस्ट्रिक्ट, तो लद्दाख और कश्मीर को कनेक्ट करती है जोजिला टनल। ये जोजिला टनल 14.15 किलोमीटर लॉन्ग है। ये जोजिला टनल कश्मीर को कनेक्ट करती है लद्दाख के साथ। कश्मीर में ये यहाँ से गांदरबल डिस्ट्रिक्ट और लद्दाख में वहाँ से करगिल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फिगर को देखते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख लीजिए, देखिए श्रीनगर से ऐसे फिर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में ही ये ज़ाडमोर टनल है। देखिए ज़ाड शक्ल की ये एक्चुअली रोड था, इसीलिए इसका नाम है ज़ाडमोर टनल। तो ज़ाड शक्ल का जो ये रोड था, इसी को आसान कर दिया गया है, बीच में टनल बना दी गई है। तो ज़ाडमोर इसीलिए नाम है क्योंकि ज़ाड शक्ल का ये रोड पहले था, बड़ा मुश्किल रोड था। अब ये रोड को, माउंटेन को बीच में कट करके इस रोड को आसान कर दिया गया। ये ज़ाड शेप्ड रोड को अब सिंपल बनाया गया, डायरेक्टली टनल बनाई गई ज़ाडमोर टनल। ओके, अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये है आपका यहाँ से जो गंगागीर है, कंगन साइड है, और ये है आपका यहाँ पे सोनमर्ग साइड। ज़्यादातर एरिया ये सोनमर्ग का ही है, इसीलिए सोनमर्ग टनल इसको बोलते हैं। ओके ओके ओके, एक सेकंड। ओके, अब ये जो ज़ाड शेप टनल है, इसको ऐसे स्ट्रेट कर दिया गया, तो इसलिए इसको ज़ाडमोर टनल 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे ज़ाडमोर टनल जो है, आप यहाँ से श्रीनगर से आए, गांदरबल से आए, ज़ाडमोर टनल से आए यहाँ से और एक टनल है जोजिला टनल। ये जो जोजिला टनल है वो ऐसे टनल है, एक जोजिला टनल ऐसे। अब जोजिला टनल जो है बच्चा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जोजिला टनल। ये यहाँ से कनेक्ट होती है तहसील द्रास, डिस्ट्रिक्ट करगिल, लद्दाख। जगह का नाम है मीनामर्ग, और यहाँ से गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, जगह का नाम है बल्टल। जोजिला टनल 14.15 किलोमीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पे जो ये जोजिला टनल है बच्चा, यहाँ पे एक सेकंड, ये जो जोजिला टनल है, ये यहाँ से बल्टल से लेके ये देखो ना ऊपर मीनामर्ग और बल्टल। ये जोजिला टनल जो है, बी लिखा है, बी का मतलब बल्टल, एम का मतलब मीनामर्ग। तो यहाँ पे कश्मीर के साइड गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से लेके लद्दाख के साइड करगिल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ से इधर बल्टल जगह है और इधर मीनामर्ग जगह है लद्दाख के साइड। ओके ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट्स कभी कभी एग्जाम में आते हैं और बहुत बारी एग्जाम में आए हैं। चांसेस है आपके भी एग्जाम में आने के। जब आपके जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर में ये आते हैं तो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट करंट अफेयर जो आपके स्क्रीन पे है वो क्या है? फर्स्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रीचेस कश्मीर। आपको मैं बोलना चाहता हूं, ये देख लीजिए, श्रीनगर में ये फोटो है वंदे भारत ट्रेन का। वंदे भारत ट्रेन की अगर बात करें तो इंडिया में वंदे भारत ट्रेन जो है ये फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन इन इंडिया है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, 183 किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड है। और ये जो वंदे भारत ट्रेन है, एज ऑफ जनवरी 2025 इंडिया में इंडियन रेलवेज ऑपरेट 136 वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इंडिया में टोटल कितने वंदे भारत एक्सप्रेस है? 136, जिसमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर एरिया में पहुंच गई है। और यही है हमारा करंट अफेयर। मेड इन ट्रायल रन सक्सेसफुली कंडक्टेड। देखिए, 25 जनवरी 2025 को मेड इन ट्रायल रन सक्सेसफुली कंडक्ट हो गई। पहली बार में कटरा से श्रीनगर ट्रेन पहुंच गई, पहली बार में कश्मीर ट्रेन पहुंच गई। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ट्राई देने पड़े, मेड इन ट्राई था, ये सक्सेसफुल हो गया पहला ही ट्राई। कटरा से ट्रेन गई श्रीनगर। ओके, और ये जो वंदे भारत है जम्मू एंड कश्मीर की, ये अलग वंदे भारत है, स्पेशली डिजाइन्ड फॉर हार्श विंटर्स। ये वंदे भारत ट्रेन जो है ये पहली बार जनवरी 2025 में अंजी खाद ब्रिज को और चिनाब ब्रिज को क्रॉस की है।
अंजी खाद ब्रिज और चिनाब ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए पहले क्या होता है कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये कैसे चलेगी, ये असल में कटरा से कश्मीर चलेगी, कटरा से, जम्मू से नहीं। जम्मू से आप जाएंगे कटरा, कटरा में आपका थोड़ा सा चेकिंग वेकिंग होगा, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको वहाँ पे वंदे थोड़ा सा चेकिंग वेकिंग करके वंदे भारत एक्सप्रेस वहाँ से कश्मीर जाएगी, ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे कैसे क्या होगा। फिलहाल के लिए आप एक बात समझ लीजिए, पहली बार वंदे भारत ट्रेन अंजी खाद ब्रिज और चिनाब ब्रिज पे चली, जो दोनों रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। अंजी खाद ब्रिज और चिनाब ब्रिज रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ कहाँ आते हैं, थोड़ा सा समझ लेना है आपको। देख लीजिए, रियासी डिस्ट्रिक्ट है आपके सामने, ये जम्मू है, जम्मू है तो यहाँ से ये कटरा रेलवे स्टेशन है। ओके, कटरा रेलवे स्टेशन से जब आप चलते हैं तो आपको कटरा रेलवे स्टेशन और यहाँ से रियासी रेलवे स्टेशन के बीच में एक ब्रिज मिलेगा, अंजी खाद ब्रिज। अंजी खाद रेल ब्रिज जो है ये इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। केबलों पे ये ब्रिज बनाया गया है, ये केबलों की वजह से ये ब्रिज को बनाया गया है, केबल स्ट्रेंथ की वजह से ये ब्रिज को बनाया गया है, और ये इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज है। अंजी खाद ब्रिज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंजी खाद ब्रिज कटरा रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन के बीच में है। उसके बाद रियासी रेलवे स्टेशन से आप आगे चलते हैं तो आपको बक्कल रेलवे स्टेशन मिलेगा। बक्कल रेलवे स्टेशन और यहां पे दुग्गा रेलवे स्टेशन, बक्कल रेलवे स्टेशन और दुग्गा रेलवे स्टेशन के बीच में आपका चिनाब रेल ब्रिज है। बहुत इंपॉर्टेंट है चिनाब रेल ब्रिज, ये दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज है, और ये सारी कहानी रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही है। जितने भी रेलवे स्टेशन आपको बताया, कटरा रेलवे स्टेशन, रियासी रेलवे स्टेशन, बक्कल रेलवे स्टेशन, दुग्गा रेलवे स्टेशन, ये सारे रेलवे स्टेशन और ये दोनों ब्रिजेस आपके रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही है। और उसके बाद दुग्गा रेलवे स्टेशन के बाद आगे आप चले जाते हो, बहुत लंबा सफर के बाद आप कश्मीर पहुंच जाते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पे थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये अंजी खाद ब्रिज और चिनाब ब्रिज कहां है और कौन कौन से रेलवे स्टेशन के बीच में है। एग्जाम में सवाल कहीं से भी आने के चांसेस है। अब सुन लीजिए, यहां पे आपको मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि USBRL का जो प्रोजेक्ट था वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। 272 किलोमीटर लॉन्ग का रेलवे लाइन इनको बनाना था। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक जो है फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। उधमपुर से लेके बारामूला 272 किलोमीटर टोटल में। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है J&K टू डेवलप 4 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस विद वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक यहां पे फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। वर्ल्ड बैंक J&K के 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में मदद करेगा, फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट करेगा वर्ल्ड बैंक। और यहां पे वर्ल्ड बैंक के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ J&K गवर्नमेंट, तो तीनों वर्ल्ड बैंक, J&K गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिल के काम करेंगे और 4 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो J&K के हैं उनको और ज्यादा डेवलप करेंगे। ऑलरेडी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है लेकिन इनको और ज्यादा डेवलप करेंगे ताकि ये दुनिया के टूरिज्म मैप में शामिल हो जाए, ग्लोबल टूरिज्म मैप के ऊपर ये आ जाए। J&K के 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, एक है कुकरनाग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा है दूधपथरी बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तीसरा है बारादारी रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और फिर भदरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो है कुकरनाग, दूधपथरी, बारादारी और भदरवा, ये ऑलरेडी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है लेकिन इनको और ज्यादा डेवलप करना है। कुकरनाग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये कुकरनाग जो है ना, ये असल में ब्रेंग वैली के अंदर आता है। ब्रेंग वैली जो है इसके अंदर कुकरनाग आता है, तो ब्रेंग वैली के अंदर कुकरनाग आता है। ये पूरा का पूरा ब्रेंग वैली जो है, जो पूरा का पूरा ब्रेंग वैली है उसको बोलते हैं गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। तो कुकरनाग जो है वो असल में आता है ब्रेंग वैली के अंदर। तो ब्रेंग वैली बड़ा यूनिट है, उसके अंदर कुकरनाग आता है। ये पूरे ब्रेंग वैली को क्या बोलते हैं बताइए? पूरे ब्रेंग वैली को बोलते हैं गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर। ओके, दूधपथरी जो है बडगाम में, उसको बोलते हैं वैली ऑफ मिल्क इन J&K। दूधपथरी के बारे में आपको मैं बोलना चाहता हूं कि शेखुल आलम, शेख नूरुद्दीन नूरानी या नुंद ऋषि जो है सूफी, मशहूर सूफी पोइट जो है,
उन्होंने क्या किया, एक बार इबादत करने के टाइम पे पानी नहीं था तो उन्होंने स्टिक से ज़मीन को थोड़ा सा किया तो वहाँ से दूध निकला, तो फिर उसी का नाम दूधपत्री पड़ा वहाँ पे। ये थोड़ी सी स्टोरी है उनके नाम की, दूधपत्री कैसे बना। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो बारादरी है रियासी में, इसमें एक पॉइंट याद रखना, रियासी डिस्ट्रिक्ट में बारादरी आता है और ये मशहूर है राफ्टिंग इन चिनाब रिवर। बारादरी में क्या होता है, ये जो राफ्टिंग होता है ना, रिवर राफ्टिंग, वहाँ पे बारादरी में मशहूर है इस वजह से। भद्रवाह डोडा में जो है इसको बोलते हैं नागों की भूमि, मतलब लैंड ऑफ स्नेक्स, या मिनी कश्मीर भी बोलते हैं, और भद्रवाह बहुत खूबसूरत है अपने आप में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। वो क्या है, आरबीआई इम्पोज्ड पेनल्टी ऑफ ₹3.31 करोड़ ऑन जे&के बैंक। आरबीआई ने जे&के बैंक पे 3.31 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। क्यों पेनल्टी लगाई आरबीआई ने? क्योंकि जे&के बैंक नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई गाइडलाइंस, जे&के बैंक फॉलो नहीं करता था आरबीआई की गाइडलाइंस, जिसकी वजह से आरबीआई ने 3.31 करोड़ की पेनल्टी लगाई। अब इतने रुपीस की पेनल्टी लगी है, गाइडलाइंस कौन से फॉलो नहीं किए जे&के बैंक ने? देख लीजिए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट नॉट फॉलोड, BSBDA नॉट फॉलोड। ये बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है बच्चा? ये होता है बैंक अकाउंट जिसके पास नहीं होगा ना, फॉर एग्जांपल किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलेगा। मतलब कि ये भी एक सेविंग अकाउंट की तरह ही है, मगर यहां पे मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपने देखा होगा सेविंग अकाउंट जो आपके भी हैं, आपको अगर मिनिमम बैलेंस वहां पे रखनी पड़ती है। तो BSBDA में क्या है, आपको जीरो बैलेंस भी आप रख सकते हैं अपने अकाउंट में, आपको एटीएम और डेबिट कार्ड फ्री मिलेगा, आपको जीरो बैलेंस, मिनिमम बैलेंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना? और इसी तरह मतलब आपको बहुत सारी और फैसिलिटीज भी मिलेंगी, जैसे सेविंग अकाउंट की फैसिलिटीज है वहां, यहां पे भी आपको मिलेंगी। लेकिन सबसे बेस्ट ये होता है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, उनके लिए ये है, क्योंकि मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको जीरो बैलेंस अकाउंट भी बोलते हैं। सबसे पहले यही खोला जाता है जिसके पास पैसे नहीं होते। ठीक है ना? अब जे&के बैंक ने ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए थे, ये BSBDA फॉलो नहीं किया था। अब उसके साथ साथ क्या है, फेलियर टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियल ओनर फॉर लीगल एंटिटी अकाउंट्स। मतलब यहां पे आरबीआई ने बोला था कि आप बेनिफिशियरी ओनर, आप जो कंपनी के ओनर है ना, उनको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करो, लेकिन जे&के बैंक फेल हुआ कि कंपनी के ओनर्स को अच्छी तरह से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। उसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम थी कि आरबीआई ने इन पे पेनल्टी लगाई, अलाउइंग स्मॉल अकाउंट्स टू ऑपरेट बियॉन्ड 24 मंथ्स। देखिए 24 मंथ्स के बाद भी जे&के बैंक ने स्मॉल अकाउंट्स को अलाउ किया। ये खासकर स्मॉल अकाउंट्स यही होते हैं BSBDA अकाउंट्स, इनको 24 मंथ्स, 2 साल बाद, असल में क्या होता है, इनको 2 साल के अंदर अंदर रेगुलर अकाउंट्स में, रेगुलर सेविंग अकाउंट में तब्दील होना होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें फॉलो नहीं किया, जहाँ पे जे&के बैंक ने अलो किया इनको और चलने के लिए बियॉन्ड 24 मंथ्स। और इन्होंने जे&के बैंक ने सेक्शन किए हैं लोन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सब्सिडी रिसीवेबल्स। गवर्नमेंट सब्सिडी जिनको मिली है उनके खिलाफ यहाँ पे जे&के बैंक ने लोन दिया है, अनलिमिटेड लोन सैंक्शन किया है, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं। तो ये 4 वायलेशंस की वजह से आरबीआई ने जे&के बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई। हमारा और एक करंट अफेयर क्या है, श्रीनगर रिकॉर्ड्स कोल्डेस्ट दिसंबर इन 50 ईयर्स। श्रीनगर ने इस बार रिकॉर्ड किया दिसंबर, ठंडा, 50 सालों में सबसे ठंडा टेम्परेचर हुआ श्रीनगर का। आपको मैं बताऊं ये कब रिकॉर्ड हुआ, 21 दिसंबर 2024 को। कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया श्रीनगर ने? -8.5 डिग्री सेल्सियस। ये कोल्डेस्ट दिसंबर नाइट है सिंस 1974। 1974 से तब से आज तक ये कोल्डेस्ट दिसंबर नाइट है। देखिए अगर हम 50 ईयर्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट है, लेकिन अगर हम 100 साल की बात करें तो थर्ड लोवेस्ट है सेंचुरी में ये रिकॉर्ड, जो अभी श्रीनगर का ये रिकॉर्ड आया -8.5। थर्ड लोवेस्ट है ये 100 साल में, सेंचुरी में। दिसंबर 1934 में -12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। याद रखना, अगर सवाल आए बताइए अभी तक श्रीनगर में सबसे कोल्डेस्ट रिकॉर्डेड कब है, तो यही है दिसंबर 1934 में -12.8 डिग्री सेल्सियस।
अभी तक यही है कोल्डेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर आप कह सकते हैं, या कोल्डेस्ट दिसंबर नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे दिसंबर 1934 में -12.8 डिग्री सेल्सियस, 1974 में -10.3 डिग्री सेल्सियस, और 2024 में अभी दिसंबर में -8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, तो थर्ड लोवेस्ट सिंस सेंचुरी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये भी आपको समझने हैं क्योंकि सवाल आते हैं। देखिए 21 दिसंबर को जब ये कोल्डेस्ट नाइट रिकॉर्ड हुई, उसी दिन असल में स्टार्ट होता है चिलाई कलान। चिलाई कलान क्या होता है? चिलाई कलान होता है मेजर कोल्ड 40 डेज का, और ये लगभग 31 जनवरी तक चलता है। 31 जनवरी से लेके लगभग 20 फरवरी तक 20 दिन के लिए स्मॉल कोल्ड या चिलाई खुर्द चलता है। तो चिलाई खुर्द होता है चिलाई कलान के बाद 20 दिनों के लिए, जिसको स्मॉल कोल्ड बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है चिलाई बच्चा। चिलाई बच्चा जो है इसको बेबी कोल्ड बोलते हैं, और ये 10 दिनों के लिए चलता है। इसको बेबी कोल्ड बोलते हैं, 10 दिनों के लिए चलता है। नॉर्मली ये 20 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक चलता है ये चिलाई बच्चा। ओके, चलिए पहले चिलाई कलान 40 डेज, फिर चिलाई खुर्द 20 डेज, और उसके बाद चिलाई बच्चा 10 डेज। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे हम आते हैं। आपके स्क्रीन पे जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है नाजिला बीबी, फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम जे, जिन्होंने खो खो वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। नाजिला बीबी कहाँ से है? नगरोटा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। 21 ईयर्स की है ये नाजिला बीबी, और नाजिला बीबी ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती है। कौन से ट्राइब में? बकरवाल कम्युनिटी, बकरवाल ट्राइबल कम्युनिटी से ये बिलोंग करती है। और ये पहली जे की प्लेयर है जिसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को एट खो खो वर्ल्ड कप। तो ये पहली प्लेयर है, पहली फीमेल नहीं, पहली प्लेयर है जे की जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एट खो खो वर्ल्ड कप 2025। अब ये जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का है, ये है नाजिला बीबी। ये जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 है, याद रखना ये पहली बार हुआ है इंडिया में। यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये खो खो वर्ल्ड कप पहला हुआ है, पहला फर्स्ट या इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप अभी 2025 जनवरी में कराया गया। और ये कहाँ पे हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी अरीना, न्यू दिल्ली में। और याद रखना इस खो खो वर्ल्ड कप में जो पहली बार हुआ वर्ल्ड कप, याद रखना पहली बार हुआ खो खो वर्ल्ड कप, जिसमें जे की भी एक टीम मेंबर थी, नाजिला बीबी। इस वर्ल्ड कप में मेन और वुमेन में, मेन वर्ल्ड कप और वुमेन वर्ल्ड कप, खो खो वर्ल्ड कप, इन दोनों में इंडिया विनर बनता है। वुमेन के वर्ल्ड कप में भी और मेन के वर्ल्ड कप में भी, ये दोनों टूर्नामेंट्स में, मेन और वुमेन में, इंडिया विनर बनता है, और दोनों में नेपाल रनर अप रहता है। तो इंडिया लास्ट में फाइनल किससे जीता है? तो इंडिया लास्ट में फाइनल नेपाल से ही जीता है। और नेक्स्ट खो खो वर्ल्ड कप इंग्लैंड में प्लान्ड है, 2026-2027 में ये होगा नेक्स्ट वर्ल्ड कप खो खो वाला इंग्लैंड में। मस्कट क्या था? मस्कट था तेजास एंड तारा। तेजास असल में मेंस टीम का मस्कट था, और तारा असल में वुमेन्स टीम का मस्कट था। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, अर्जुना अवार्ड फॉर जे&के पैरा आर्चर राकेश कुमार। ये तीर कमान राकेश कुमार चलाते हैं, तो पैरा आर्चर राकेश कुमार को अर्जुना अवार्ड मिला। ओके, देखो यहाँ पे जो राकेश कुमार के साथ ये शीता देवी है, इनको पिछले साल अर्जुना अवार्ड मिला। अब इस साल 2025 में राकेश कुमार को अर्जुना अवार्ड मिला। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो अर्जुना अवार्ड है पैरा आर्चर राकेश कुमार के जो है बच्चों, यहाँ पे इनके लेग्स नहीं है, इनको एक एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद इनका पैरालिसिस हुआ। और यहाँ पे जो ये शीतल देवी है, उनके हैंड्स नहीं है, और लेग्स और हैंड्स ना होने के बावजूद भी टॉप क्लास एथलीट है, और यहाँ पे आपको मैं बताऊँ अर्जुना अवार्ड लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अर्जुना अवार्ड जो अभी राकेश कुमार को मिला, पैरा आर्चर, तीर कमान वाले चलाने वाले जो गेम है, ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन जनवरी 2025। ओके, कहाँ रहते हैं ये राकेश कुमार? कटरा, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। 2010 में इनका एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से इनका पैरालिसिस हुआ। ओके, लेकिन फिर ये क्या किए, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इन्होंने ट्रेनिंग ली, और यहाँ से ही ये ट्रेनिंग लेके एथलीट बनते हैं, वर्ल्ड क्लास एथलीट बनते हैं जे&के के राकेश कुमार। और इनके साथ शीतल देवी भी है जिनको ये मेडल मिला, अभी बताऊंगा, देख लीजिए। ये राकेश कुमार ने अभी क्या किया, अभी 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स हुए ना 2024 में, जो हमने आपको करंट अफेयर में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसमें राकेश कुमार ने ब्रोंज मेडल जीता है। कहां पे? मिक्स्ड टीम कंपाउंड आर्चरी में।
मिक्स्ड टीम कंपाउंड आर्चरी जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें असल में ना टीम्स के साथ, जैसे यहाँ पे राकेश कुमार और शीतल देवी साथ में मिलके इस टीम में नॉर्मली एक मेल और एक फीमेल होते हैं, और ये नेक्स्ट टीम के खिलाफ खेलते हैं जिसमें भी एक मेल और फीमेल होते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे मिक्स्ड टीम कंपाउंड आर्चरी में राकेश कुमार ने क्या किया, राकेश कुमार ने पेरिस और पैरा ओलंपिक्स 2024 में ब्रोंज मेडल जीता, और इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता शीतल देवी के साथ में मिलकर ब्रोंज मेडल जीता। और शीतल देवी जो है वो यंगेस्ट इंडियन पैरालंपियन है। और शीतल देवी कहाँ से है, किश्तवाड़ से है। अच्छा, शीतल देवी को वैसे पिछले साल अर्जुन अवार्ड मिला जनवरी 2024 में। अभी जो राकेश कुमार है उनको इस साल जनवरी 2025 में अर्जुन अवार्ड मिला, तो दोनों को अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। अभी शीतल देवी के बारे में और बताऊं, शीतल देवी का सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है, यंगेस्ट इंडियन पैरालंपियन, और ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से ही है। और इनको अर्जुन अवार्ड प्रेसिडेंट साहब ने दिया, कब दिया, जनवरी 2024 में। और जो शीतल देवी है उन्होंने एशियन पैरा गेम्स 2022 में गोल्ड 2 जीते और 1 सिल्वर जीता। तो शीतल देवी का अच्छा खासा रिकॉर्ड बहुत पहले से ये न्यूज़ में छाई हुई है। और यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, शीतल देवी फर्स्ट एंड ओनली फीमेल पैरा आर्चर है विदाउट अपर लिम्स। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है रिपब्लिक डे 2025 के रिलेटेड, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड क्या क्या हुआ। यहाँ पे मैं आपको सेंटर या इंडिया का करंट अफेयर नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आपने डिटेल में इंडिया का करंट अफेयर पढ़ाया हुआ है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है। मैं सिर्फ आपको जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। आप देख लीजिए रिपब्लिक डे 2025 में क्या क्या हुआ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। JNK राइफल्स जो है उनको बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट एमंग सर्विसेज मिला। और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट मार्चिंग क्या होता है। मार्चिंग आपको पता है ये होता है जो रिपब्लिक डे पे होता है। अब JNK राइफल्स को बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट एमंग सर्विसेज मिला। एमंग सर्विसेज मिला, याद रखना, एमंग CAPF मैंने नहीं बोला, एमंग सर्विसेज के अंदर मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का जो ये मार्चिंग कंटीजेंट हुआ उसमें JNK राइफल्स जो इंडियन आर्मी के अंदर कैटेगरी अंदर आते हैं ना, आर्मी की कैटेगरी अंदर आते हैं, तो उसमें JNK राइफल्स को बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट मिला। ओके, ये अवार्ड मिला। अच्छा, बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट एमंग CAPF या अदर फोर्सेस। CAPF का मतलब CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF या अदर फोर्सेस में दिल्ली पुलिस को मिला। अब आपको अगर सवाल आएगा कि बताइए बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट एमंग सर्विसेज किसको 2025 के रिपब्लिक डे पे अवार्ड मिला, तो JNK राइफल्स। बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट एमंग CAPF या अदर फोर्सेज में JNK का राइफल्स नहीं, उधर आपको याद रखना है दिल्ली पुलिस। तो JNK राइफल्स एमंग सर्विसेज और दिल्ली पुलिस एमंग CAPF या अदर फोर्सेज। ओके, इतना क्लियर है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं JNK पुलिस जो है उनको मिला टोटल 27 अवार्ड्स। JNK पुलिस को टोटल कितने अवार्ड्स मिले याद रखना रिपब्लिक डे पे, 27 में से 15 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, 2 प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस है और 10 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस है। तो बताइए ये जो टोटल में कितने अवार्ड्स मिले JNK पुलिस को रिपब्लिक डे पे, 27 अवार्ड्स। पहला सवाल, 27 अवार्ड्स में आपको याद रखना है 15 थे गैलेंट्री अवार्ड्स, 2 थे प्रेसिडेंट्स मेडल और 10 थे मेरिटोरियस सर्विस के मेडल। ओके, अब 2 जो प्रेसिडेंट्स मेडल 2 थे वो किस किस को मिले, आनंद जैन और नीतीश कुमार को। ओके, इतना क्लियर है। अच्छा, एक और बात याद रख लीजिए, यहाँ पे JNK में रिपब्लिक डे का मेन इवेंट कहाँ पे हुआ। JNK में रिपब्लिक डे का मेन इवेंट जम्मू में भी हुआ, मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में, और श्रीनगर में भी हुआ, बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में। मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में जो मेन इवेंट हुआ उसको प्रिजाइड कौन करता है या होस्ट कौन करता है, नेशनल फ्लैग। तो उसको प्रिजाइडेड बाय या होस्ट किसने होस्ट किया नेशनल फ्लैग, वो थे LG मनोज सिन्हा। और यहाँ पे मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में चीफ गेस्ट आते हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। ओके, अगर हम बख्शी स्टेडियम की बात करें वहाँ पे कश्मीर के साइड पे, तो वहाँ पे प्रिजाइडेड बाय एंड होस्टेड बाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर। कौन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार अवार्ड 2025। बल पुरस्कार अवार्ड क्या होता है, ये बच्चों को मिलता है, ये चिल्ड्रन को मिलता है, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फॉर चिल्ड्रन। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार अवार्ड है इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर चिल्ड्रन, और ये हर साल दिया जाता है। कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। लेकिन ये प्रेजेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। ओके,
और जो ये प्रेजेंट किया द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड 2025 में। अभी तो 2025 में, याद रखना 2025 में टोटल 17 चिल्ड्रन को ये अवार्ड मिला पूरे इंडिया में। उन 17 चिल्ड्रन में से 2 चिल्ड्रन J&K यूटी के हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 2 कौन है, एक है अयान सजाद, दूसरा है ऋषिक कुमार शर्मा। अयान सजाद अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हैं, 12 इयर्स के हैं। आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में इनको मिला ये ऑनर, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। और ये सिंगर है, ये असल में कश्मीरी सिंगर है खासकर, जिसके लिए ये माने जाते हैं। और क्या कौन है, ऋषिक कुमार शर्मा, जिनको ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड 2025 में मिला, जनवरी 2025 में। ये कहाँ से हैं, सांबा से, 17 ईयर्स के हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में है, इनको मिला। अब ये ऋषिकेश कुमार शर्मा के बारे में 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ये जो ऋषिकेश कुमार है, इन्होंने डेवलप किया है मोबाइल एप्लीकेशन, उसका नाम है पार्थाना। और इन्होंने फाउंड किया साइबर सिक्योरिटी कंपनी। याद रखना, साइबर सिक्योरिटी कंपनी इन्होंने फाउंड की है इतनी छोटी एज में, जिस कंपनी का नाम है हैकर्स पाठशाला। इतनी छोटी एज में इन्होंने ये किया, जिसकी वजह से इनको मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड 2025। ऋषिक कुमार शर्मा। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर है, J&K गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर लॉन्चेस J&K RTI ऑनलाइन पोर्टल। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पोर्टल J&K का लॉन्च किया किसने, J&K के चीफ मिनिस्टर ने या J&K की गवर्नमेंट ने। ओके, अब यहाँ पे इस ऑनलाइन पोर्टल में आप सबमिट कर सकते हैं RTI एप्लीकेशंस, राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशंस ऑनलाइन। आप अपनी RTI जो आपने डाली उसका ट्रैक कर सकते हैं स्टेटस, आप रेस्पॉन्सेज रिसीव कर सकते हैं ऑनलाइन। ये सब कुछ आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। और ये डेवलप किसने किया, NIC ने। इसको डेवलप किसने किया, NIC ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और मैनेज कौन करेगा इसको, ऑनलाइन पोर्टल को, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। और ये है आपकी वो ऑनलाइन पोर्टल www.rtionline.jk.go.in। ओके, जहां पे आप ये RTI ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, पद्मा अवार्ड्स 2025। 2 पद्माश्री अवार्डीज J&K से हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं 2025 जनवरी में 2 पद्माश्री अवार्ड्स J&K से हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पद्मा अवार्ड्स जो है 3 है, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्माश्री। ये 3 है पद्मा अवार्ड्स। और पद्मा विभूषण जो है ये हाईएस्ट पद्मा सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट पद्मा सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नहीं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो भारत रत्न है। उसके बाद आपका पद्मा विभूषण, फिर पद्मा भूषण, फिर पद्माश्री। लेकिन पद्मा कैटेगरी में पद्मा सिविलियन अवार्ड हाईएस्ट है। इन तीनों में, पद्मा में की अगर हम बात करें तो तीनों में से पद्मा विभूषण है हाईएस्ट कैटेगरी का सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट पद्मा सिविलियन अवार्ड। तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक सेकंड, ये पद्मा विभूषण 2025 में 7 को मिला, J&K से कोई नहीं था। पद्मा भूषण 19 को मिला, J&K से कोई नहीं था। पद्माश्री 113 लोगों को मिला और J&K से कितने थे, 2। यही हमारा करंट अफेयर है, 2 पद्माश्री अवार्ड्स फ्रॉम J&K। ओके, कौन कौन से हैं J&K के पद्माश्री अवार्ड विनर्स? फारूक अहमद मीर, जो कि रिनाउड कनी वेवर है फ्रॉम श्रीनगर। ये आर्ट फील्ड में इनको पद्माश्री अवार्ड मिला। दूसरे हैं J&K से ललित कुमार मैनगोट्रा। अब ये जो है ललित कुमार मैनगोट्रा, इनका कंट्रीब्यूशन है डोगरी लैंग्वेज में, तो इनको मिला पद्मश्री अवार्ड। कौन से फील्ड में, लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में। अच्छा, 2024 में भी मिला था J&K से 2 बंदों को, 2025 में भी 2 और 2024 में भी 2 बंदों को मिला था पद्मश्री अवार्ड। और वो 2 बंदे कौन थे, रैमलो राम आर्ट कैटेगरी में जो कि डोगरी आर्टिस्ट हैं, और गुलाम नबी डार आर्ट कैटेगरी में जो कि वुड कार्विंग आर्टिस्ट हैं। और 2025 में मैंने आपको बोला पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्माश्री के बारे में, ठीक है ना। सिर्फ पद्माश्री ही है जो J&K में 2 को मिला। चलो उसके बाद है आपके स्क्रीन के ऊपर, अमित शाह लॉन्चेस बुक J&K एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। देखिए बच्चों, अमित शाह ने यह बुक को लॉन्च किया जनवरी 2025 में। अमित शाह लॉन्चेस बुक, इस बुक का पूरा नाम है J&K एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, ए विजुअल नैरेटिव ऑफ कंटिन्यूटीज एंड लिंकेजेस। ये पूरा नाम है इस बुक का। लेकिन याद रखना, अमित शाह ने दूसरी भी एक बुक जनवरी 2025 में ही लॉन्च की या रिलीज की, अनदर बुक। उस बुक का नाम है इंडियन रिनेसेंस मोदी डिकेड। ओके, ये 2 बुक्स हैं अमित शाह ने जो रिलीज की, लॉन्च की जनवरी 2025 में। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा कुछ और करंट अफेयर है, जियो टैगिंग ऑफ चिनार टीज इन J&K में जनवरी 2025 में चिनार टीज का जियो टैगिंग कराया गया।
क्यों किया गया? चिनार ट्रीज़ का डाटा जो है उसको कलेक्ट करने के लिए, डाटा बेस बनाने के लिए। चिनार ट्रीज़ जो जे.एंड.के में बहुत पहले बहुत सारे होते थे, लेकिन आजकल आपको चिनार ट्रीज़ जे.एंड.के में देखने को नहीं मिलेंगे। चिनार ट्रीज़ बहुत कम हो गए हैं, चिनार ट्रीज़ खत्म होने को है जे.एंड.के में। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए चिनार ट्रीज़ का डाटाबेस बनाना है। चिनार ट्रीज़ का डाटाबेस में क्या क्या लिखना है? जियो टैगिंग की वजह से हम कर सकते हैं चिनार ट्रीज़ की लोकेशन, हेल्थ उनकी, चिनार ट्रीज़ की एज, चिनार ट्रीज़ का ग्रोथ पैटर्न, ये सब का डाटाबेस हम बना सकते हैं और हम ट्रैक कर सकते हैं चिनार ट्रीज़ की हालत क्या है और बेटर तरीके से हम चिनार ट्रीज़ को बचा सकते हैं, बेटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर, जे.एंड.के क्रिकेट टीम बीट्स मुंबई क्रिकेट टीम इन रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी में जे.एंड.के क्रिकेट टीम ने मुंबई टीम को हराया। देखो बच्चा, यहाँ पे ये मैच कहाँ पे हुआ, इंपॉर्टेंट हो सकता है, शरद पवार क्रिकेट एकेडमी मुंबई। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि यहाँ पे जो मुंबई टीम थी वहाँ पे बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक प्लेयर थे। मुंबई टीम में इंटरनेशनल प्लेयर्स थे कुछ, जैसे रोहित शर्मा, वाई जायसवाल और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स थे। उनको जे.एंड.के क्रिकेट टीम ने हराया, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। उसके साथ राजौरी डिस्ट्रिक्ट में बदाल विलेज जो है ट्रेजिडी हुई, उसमें राजौरी डिस्ट्रिक्ट में बदाल ट्रेजिडी आपने सुना होगा। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में बदाल विलेज की ट्रेजिडी ये थी कि 17 लोग मर गए। 17 लोग मर गए कैसे? वहाँ पे कुछ न्यूट्रोटॉक्सिन अटैक हुआ था। यहाँ पे आपको मैं बोलना चाहता हूँ, बदाल विलेज जो है उसको डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने एज कंटेनमेंट जोन। वहाँ पे बहुत हालत ख़राब हुई थी और वहाँ पे ये भी देखा गया कि वहाँ पे अटैक हो रहा, न्यूरोटॉक्सिन अटैक की वजह से लोग मर रहे हैं। और पॉजिटिव रिजल्ट्स जिन पेशेंट्स ने दिखाया, उन्होंने देखा गया कि उनका एट्रोपिन इंजेक्शंस दिए गए, जिसने थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट दिया, जिसने थोड़ा सा ठीक किया पेशेंट्स को एट्रोपिन इंजेक्शंस ने। लेकिन ये बहुत खतरनाक मिस्ट्री रही, समझ नहीं आया कि असली रीज़न क्या था। थोड़ा सा बता दिया गया कि न्यूरोटॉक्सिन अटैक था। ओके ओके, अच्छा, पेशेंट्स में जो न्यूरोटॉक्सिन्स जो है उनकी वजह से डेथ होती रही। अब यहाँ पे और एक करंट अफेयर है, आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चटर्जी एज एमडी एंड सीईओ ऑफ जे.एंड.के बैंक फॉर कितने साल? 3 साल, 3 इयर्स। उसके साथ साथ और एक करंट अफेयर, उबर ने इंट्रोड्यूस किया उबर शिकारा डल लेक पे। उबर ने उबर ऐप के जरिए डल लेक पे शिकारे पे बैठने के लिए आप प्री बुकिंग सर्विस कर सकते हो। उबर ने ये फैसिलिटी दे दी, प्री बुकिंग सर्विस की, आप पहले से बुक कर सकते हो शिकारा के लिए उबर ऐप की वजह से। तो ये उबर ने फैसिलिटी दी, उबर शिकारा ऑन डल लेक। ये जनवरी 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। ये पीडीएफ हम आपको हमारी एप्लीकेशन पे शेयर करेंगे और हमारी एप्लीकेशन पे ये बैचेस जो चल रहे हैं, ये आपको बेस्ट क्वालिटी बैचेस और बहुत कम फी, ताकि हर बच्चा पढ़ सके। हमने इसको रखा हुआ है ताकि हर बच्चा पढ़ सकते। जुड़ने का तरीका क्या है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको हमारे ये बैच का लिंक मिल जाएगा। जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, बैच में जाइए, लिंक के जरिए ज्वाइन हो जाइए और फील द डिफरेंस। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब हम फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जे.एंड.के के रिलेटेड।